नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं टॉप 5 में जिन खबरों पर बात करेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर युवाओं ने तेज किया अभियान। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर कड़े भू कानून को बनाने की मांग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से आया बुलावा। आज के कार्यक्रम रद्द, कई तरह की कयासबाजी शुरू। रामनगर में बीजेपी ने तय किया 2022 का रोड मैप। नवंबर में हो सकती है पीएम मोदी की रैली। दिसंबर में बीजेपी की प्रदेश यात्रा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस हाईकमान के फैसले का इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष पर भी हो सकता है फैसला। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 194 नए संक्रमित, 2 लोगों की मौत। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन सिर्फ 2। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की इन दिनों सबसे बड़ी खबर की। पिछले 2-3 दिनों से उत्तराखंड में एक खबर काफी ट्रेंड कर रही है। वो खबर है कड़े भू कानून की मांग को लेकर। दरअसल ये मांग उठी है इस बार सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पर कई तरह के पेज हैं, कई तरह के युवा हैं जो कि इस मांग को उठा रहे हैं। अब ये मांग लगातार तेज होती जा रही है, लगातार फैलती जा रही है। इस मुहिम के साथ कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भू कानून की मांग कई मीमर्स पेज के द्वारा की जा रही है, कई पहाड़ी जोक्स के जो पेज हैं उनके द्वारा की जा रही है, और कई ऐसे अन्य पेजों के द्वारा की जा रही है जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब ये मांग राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचने लगी है। सियासत में भी अब भू कानून की मांग उठती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि दरअसल भू कानून की मांग क्यों और किस लिए। दरअसल ये मांग की जा रही है हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक कड़े भू कानून को लेकर। हिमाचल प्रदेश में 1972 का अपना एक भू कानून है। इस भू कानून के तहत बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए आप मोटा मोटा ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि भूमि है, भूमि कई तरह की होती है, इनमें से कृषि भूमि होती है। कृषि भूमि को खरीदना इतना आसान नहीं है, इसमें कई सारी जटिलताएं हैं। यहां तक ये कहा जा सकता है कि कृषि भूमि को खरीदना ना के बराबर हिमाचल प्रदेश में है। इस कानून को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2007 में संशोधित करने की कोशिश की थी। इसको ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना होगा, लेकिन जमीन वही खरीद पाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहा हो। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इस बात का काफी ज्यादा विरोध हुआ। सरकार ने विरोध के चलते इस सीमा को 30 साल कर दिया। लेकिन अब उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही कड़े भू कानून की मांग आखिर क्यों उठने लगी है। उत्तराखंड के 2002 के भू कानून के मुताबिक उत्तराखंड में बाहर के व्यक्ति कृषि भूमि सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही खरीद सकते हैं। उसके बाद साल 2007 में जब भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार बनी तो इसमें संशोधन किया गया और इसको 500 की जगह सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही रखा गया। यानी कि 250 वर्ग मीटर जमीन कोई बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है जो कि उत्तराखंड के बाहर का हो। और ये बात हो रही है कृषि भूमि के बारे में। उसके बाद 2018-19 के दौरान बीजेपी की सरकार ने इस पर कुछ और संशोधन किए, जिसके बाद अधिकतम खरीद की जो सीमा है पहाड़ों में कृषि भूमि की, उसको खत्म कर दिया गया। और इससे ये रास्ता साफ हो गया कि पहाड़ों में कृषि योग्य जो भूमि है उसको कितना भी खरीदा जा सकता है। ये सब किया गया सिर्फ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर। यह कहा गया कि इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और जो नए कानून बनाए गए उनके मुताबिक अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई पहाड़ों में जमीन खरीदना चाहता है तो उसको कृषि से गैर कृषि करने में कोई अन्य औपचारिकता नहीं पूरी करनी पड़ेगी। स्वतः ही अगर कोई जमीन को बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, उसका मकसद है उद्योग को बढ़ावा देना, तो उस मामले में वो जमीन अपने आप ही गैर कृषि हो जाएगी। मोटा मोटा ये उत्तराखंड का भू कानून है। इसको लेकर अब मांग इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों में शंकाएं हैं कि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो उत्तराखंड की जो अपनी संस्कृति है, उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं जो निवास करते हैं पहाड़ों में जो कृषि योग्य भूमि है, वो अगर लगातार बाहर के लोगों के द्वारा खरीदी जाएगी तो उससे सीधा सीधा नुकसान उत्तराखंड को होगा, उत्तराखंड के पर्यावरण को होगा, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको होगा। पलायन जिस तरह से बढ़ रहा है और दुगनी तेजी से बढ़ेगा। और अगर भू कानून कोई कड़ा बनाया जाता है जिसमें यह प्रावधान हो कि आसानी से कृषि योग्य भूमि को खरीदा ना जा सके, तो उससे हमारी कृषि बचेगी और लोगों की जो जमीनें हैं वो भी उन्हीं के पास रह सकेंगी, कोई भूमिहीन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता यह भी है कि अगर भू कानून बने तो उसके बाद भू बंदोबस्त भी सही तरीके से किया जाए ताकि उस जमीन का फायदा वहां के लोगों को भी मिल सके। तो ये मांग
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ हो रही है। भू कानून हिमाचल प्रदेश का क्या है मोटा मोटा मैंने आपको बताया, भू कानून उत्तराखंड में क्या है मोटा मोटा वो मैंने आपको बताया, और क्यों ये मांग हो रही है कि कोई कड़ा भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, जिससे कि कोई बाहर के व्यक्ति से आशय ये है कि उत्तराखंड से बाहर का कोई व्यक्ति हो वो पहाड़ों में जो कृषि योग्य भूमि है उसको न खरीद पाए, क्योंकि लगातार अगर पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि को खरीदा जाता है तो उससे नतीजा सिर्फ आपको कंक्रीट के शहरों के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि पर्यावरण के साथ साथ कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। तो ये मांग सोशल मीडिया के जरिए उठ रही है, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये मांग चुनाव से ठीक कुछ समय पहले ही उठी है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, हाल ही में उपचुनाव की संभावनाएं भी हैं, हालांकि होंगे नहीं होंगे इस पर कोई राय स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस मांग का उठना अब इस पर सियासत को भी शुरू कर चुका है। सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, उनका बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने इसका समर्थन जरूर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब सरकार थी तो हमने चकबंदी को लेकर पहल शुरू की थी, जब सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो इस मामले में हम ठोस पहल करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, तो लिहाजा ये क्योंकि चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है तो आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद गई है, अपना समर्थन इसको दे रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का अपना एजेंडा है। उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही इस तरह के भू कानून के समर्थन में है। तो वहीं अब बीजेपी की सरकार इस पर क्या कुछ स्टैंड लेती है या फिर बीजेपी की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी राय इस पर आनी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बात तो क्लियर है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उत्तराखंड में भू आंदोलन की मांग तेजी के साथ शुरू हुई है, इस पर अब सियासी टीका टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी हैं। सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस भू कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने मुहिम चलाई हुई है, हैशटैग करके पोस्ट किए जा रहे हैं भू कानून के समर्थन में। लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 तारीख को सभी लोग अपने घरों में 15 मिनट का धरना देंगे। इस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात भी अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई ये मुहिम क्या इस बार 2022 में उत्तराखंड के चुनाव में चुनावी मुद्दा बनेगी, और अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है तो इस पर किस दल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। दरअसल बीजेपी की एक बैठक रामनगर में इन दिनों चल रही थी। ये बैठक खत्म हुई तो आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक कार्यक्रम भी देहरादून में था, उनके मुख्यमंत्री आवास पर था। लेकिन उससे पहले ही कल देर शाम को दिल्ली से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुलावा आ गया। हाईकमान की तरफ से अगर ये बुलावा आया है तो इस पर अब तरह तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली से बुलावा आया है, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बुलावा चुनाव को लेकर हो सकता है कि उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ केंद्रीय हाईकमान कोई बैठक करे, कोई राय मशवरा करे, कोई चर्चा करे। क्योंकि रामनगर में जो बैठक चली है उसमें आने वाले चुनाव और अगर उपचुनाव होते हैं तो उनको लेकर चर्चा की गई है तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, कार्यकारिणी के साथ, जो केंद्र के नेता हैं उनके साथ। लेकिन अब हाईकमान इस बात को लेकर क्या सोचता है, हाईकमान उपचुनाव और चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति मुख्यमंत्री के साथ बनाना चाहता है, तीरथ सिंह रावत के साथ बनाना चाहता है, उसको लेकर तीरथ सिंह रावत को हो सकता है दिल्ली से बुलावा आया हो या फिर कोई और वजह हो, ये स्पष्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन बहरहाल सारे कार्यक्रमों को रद्द करके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली चले गए हैं, जहां पर वो बीजेपी के आला कमान के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में क्या कुछ होगा, जैसी कोई जानकारी आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर की, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हुए। रामनगर में बीजेपी का 3 दिन तक चिंतन शिविर चला। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य बीजेपी के लिए यह था कि 2022 विधानसभा चुनाव को किस तरह से लड़ा जाए, 2022 विधानसभा चुनाव तक की जो सड़क जाएगी बीजेपी की वो किस तरह की होगी, किस तरह से रोड मैप तैयार होगा। तो वो रोड मैप बीजेपी के द्वारा रामनगर में इन 3 दिनों में तैयार किया गया। इस रोड मैप में कई तरह की बातें हैं। महीने वाइज जो प्लान है उसको बीजेपी ने तय किया है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कब विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, कब संयोजकों की नियुक्ति करेगी, कब पन्ना प्रमुखों को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पूरा रोड मैप बीजेपी ने तैयार कर दिया है महीने वाइज। और बीजेपी का उद्देश्य इस बार ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीट से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है। ये भी तय किया गया है कि बीजेपी उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेगी। प्रधानमंत्री का दौरा, नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड में नवंबर में बीजेपी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। हालांकि डेट क्या होगी
इस पर अभी फाइनल राय नहीं बन पाई है, आने वाले समय में वो भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि नवंबर में प्रधानमंत्री की रैली उत्तराखंड में होगी, उसके बाद दिसंबर के महीने में बीजेपी की पद यात्रा, बीजेपी की यात्रा पूरे उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से फुल चुनावी मोड में बीजेपी चली जाएगी। ये सारा रोड मैप बीजेपी ने अपने 3 दिन के चिंतन शिविर में तय किया है। इस 3 दिन के चिंतन शिविर में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। उपचुनाव अगर होते हैं तो उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कयासबाजी जो चल रही है उसके मुताबिक क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहेगी कि तो ये रणनीति भी वहां पर तय की गई है इन 3 दिनों के चिंतन शिविर में। लेकिन ये चिंतन शिविर कितना कारगर साबित होगा आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी उपचुनाव अगर नहीं होते हैं तो भी बीजेपी के लिए दिक्कत, और अगर होते भी हैं तो भी बीजेपी के लिए चुनौती कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। एक तरफ बीजेपी चिंतन शिविर में 2022 के लिए चिंतन मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दिल्ली में चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये चिंतन मंथन फिलहाल 2022 के लिए नहीं, बल्कि 2022 की पृष्ठभूमि बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस को उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है अपने 10 विधायकों में से। लेकिन अभी तक भी 3 दिन बीत चुके हैं, मंथन होते होते, महामंथन इसको कहा जा सकता है दिल्ली में। लेकिन इन 3 दिनों के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। ये कयास भी लग रहे हैं कि गुटबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को मिला। कल इस तरह की कयासबाजियां भी चलती रही कि हो सकता है कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाए और गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया जाए, या फिर यह कहा जा सकता है कि प्रीतम सिंह अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो हरीश रावत के गुट का कोई व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष बन पाएगा। गुटबाजी हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट की साफ तौर पर दिल्ली में उजागर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी 10 विधायकों में से, महज 10 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होना अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और ये बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी बनता जाएगा जितने दिन बीतते जाएंगे। अब कांग्रेस का ये कहना है, जो सूत्र हैं उनके मुताबिक, जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं या फिर कांग्रेस जो तमाम नेता हैं, उन्होंने इस बात का पूरा फैसला कांग्रेस आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया है। यानी कि सोनिया गांधी ये तय करेंगी कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष होगा और संगठन में बदलाव होता है तो संगठन में बदलाव किस तरह से होगा, इसके संकेत भी साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए बीजेपी चिंतन शिविर कर रही है। 10 विधायक कुल कांग्रेस के हैं। 10 विधायक में उनको अपने विधायक दल का नेता फिलहाल चुनना है आने वाले 6 महीने के लिए, नेता प्रतिपक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष को चुनना है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के जो संकेत मिल रहे हैं वो अगर सही है, अगर प्रदेश अध्यक्ष चेंज होता है तो इस तरह के बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये बदलाव आज हो सकता है ये बदलाव कल हो, लेकिन बदलाव होने तय हैं और ये तय अब फाइनल सोनिया गांधी को करना है, क्योंकि कांग्रेस के बीच जो गुटबाजी है उसको भी खत्म करने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले पार्टी मजबूत रहे, और मजबूत रहने के लिए गुट ना बने, यही बेहतर हो। लेकिन कब तक प्रदेश अध्यक्ष अगर बदलता है कांग्रेस का, तो कब तक ये हो पाएगा और कब तक नेता प्रतिपक्ष मिल पाएगा, वक्त बताएगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको भी दे देंगे। चलिए अब बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 194 कोरोना के नए मरीज मिले। हालांकि ये संख्या जरूर बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आज से 2 दिन पहले कोरोना के नए केसों की संख्या 100 से कम हो चली थी, उसके बाद 120, और अब पिछले 24 घंटों में 194 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 3,39,933 हो गई है। मरने वालों की कुल संख्या 7,095 हो गई है। देहरादून में पिछले 24 घंटों में 73 केस सामने आए हैं, अल्मोड़ा में 29, नैनीताल में 28 और हरिद्वार में 13 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। बाकी जिलों में जो 8 जिले हैं इनमें 10 से कम कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। तो ये एक राहत की बात है कि उत्तराखंड में अब जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या महज 2 रह गई है, और अब जो अनलॉक का जो चरण है, जिसमें कि हफ्ते में 6 दिन बाजार खुलेगा, वो प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और अब आने वाले समय में कोरोना के केस किस तरह से रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक लंबे अंतराल हो गया है। कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन 100 से कम फिर भी नहीं आए हैं। कब तक ये 100 से कम आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय आप कमेंट करके हमें दीजिए, और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी ये वीडियो दिखाइए। नमस्कार।